हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज अभी हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम टॉपिक दो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पावर प्ले, द नीड टू फैक्टर इन एनवायरमेंटल कॉस्ट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये इन्वायरमेंट में यूज़ करने वाले हैं हम, या ज्योग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस टॉपिक को। जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। सेकंड, फंडिंग मिसमैच इन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, तो ध्यान से दोनों टॉपिक आप समझिएगा। फर्स्ट टॉपिक, पावर प्ले, द नीड टू फैक्टर इन एनवायरमेंटल कॉस्ट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जब भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, पर्टिकुलरली ये टॉपिक डिस्कस करता है तीस्ता रिवर पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है उससे रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं सिक्किम में, तीस्ता रिवर और उसके आसपास, तो उससे ये टॉपिक आपको डिनोट करता है। रिसेंट डिजास्टर एंड देयर इम्पैक्ट, वायनाड में डिजास्टर देखने के लिए मिला, लैंडस्लाइड देखने के लिए मिला। सिक्किम में अ लैंडस्लाइड डैमेज्ड 6 houses एंड अ बिल्डिंग एट द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन इन गैंगटोक। गैंगटोक में क्या किया, 5 घर बर्बाद कर दिए, 6 हाउसेज बर्बाद कर दिए लैंडस्लाइड ने। Although there were no casualties, this event in the second natural disaster to impact a hydropower project along the तीस्ता। रिसेंट टाइम में ही 2 बार तीस्ता के आसपास ये नेचुरल डिजास्टर इवेंट हो चुके हैं। तीस्ता 3 पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता पे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट हैं, तीस्ता 3 पावर प्रोजेक्ट समझते हैं। इन अक्टूबर लास्ट ईयर अ डिलज फ्रॉम साउथ लोहांग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम आपको पता होना चाहिए। डिलज मतलब एक तरह से फ्लड बोल सकते हो, इन नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रॉयड द चंगथुंग डैम विच वाज क्रूशियल टू द तीस्ता 3 पावर स्टेशन। डैम डिस्ट्रॉय हो गया जो क्रूशियल था तीस्ता 3 पावर स्टेशन के लिए। लार्जेस्ट पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता वो 1200 मेगावाट का है ना। सिर्फ अपने कैपेसिटी से 1/10 ही वो पावर डिलीवर कर पा रहा है, मतलब 120 मेगावाट का ही पावर डिलीवर कर पा रहा है। तीसरा 5 प्रोजेक्ट क्या है, दिस 510 मेगावाट प्रोजेक्ट हैज ऑल्सो बीन नॉन फंक्शनल सिंस द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट। साउथ लोहांक में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ तो तीसरा 5 प्रोजेक्ट भी नॉन फंक्शनल है ना। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। इंडियन इनिशियल प्रपोजल नियरली 3 decades अगो envisioned 47 पावर प्रोजेक्ट्स along द तीस्ता। तीस्ता रिवर ऐसे ऐसे उतरती है, बहुत हाई माउंटेन से नीचे नीचे की तरफ जा रही होती है वो, है ना। सिक्किम में 100 लम्हो लेक से निकलती है, फिर सिक्किम में 150 किलोमीटर फ्लो करती है, फिर वेस्ट बंगाल में 123 किलोमीटर, फिर बांग्लादेश में उतरती है। तो इतने पहाड़ों से होकर उतरती है और इसका इसका अनड्यूरेटिंग कैरेक्टर है कि उसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हुए हम लोग इसको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिवर कोर्स के दौरान। ठीक है, बट ओनली 5 प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड विद 16 अदर्स इन वेरियस स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। 47 पावर प्रोजेक्ट जो सोचे गए थे, सिर्फ 5 ही इस पे बना पाया गया है। चैलेंजेस क्या है, द रिवर्स कोर्स थ्रू अनड्यूलेटिंग टेरेन मेक इज अट्रैक्टिव फॉर हाइड्रो पावर, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ जो उतरती है रिवर तो हाइड्रो पावर के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, बट इन्वायरमेंट का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इंश्योरेंस लेना, पब्लिक परसेप्शन को गॉज करना, एंड प्रॉफिट प्रॉफिट देखना कि प्रॉफिट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस लेना ज़रूरी है। Construction concern reports indicate that developer of Teesta 3 project opted for a concrete faced rock fill dam, concrete face हो rock fill dam हो, instead of a concrete gravity dam to save cost बचाने के लिए कंक्रीट ग्रेविटी डैम का यूज़ नहीं किया, कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम का यूज़ किया। इसी की वजह से डिस्ट्रक्शन आया, ये रिपोर्ट बता रही है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए जब भी ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिया जा रहा है किसी भी रीजन में। तो एक्चुअल कॉस्ट में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, एक तरह से ये एक प्रोसेस है जो बताता है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं हम लोग तो इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या इकोनॉमिक असर पड़ेगा, सोसाइटल कॉस्ट क्या पड़ेगा। इट एम्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन।
फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का तरीका बताता है। शेप प्रोजेक्ट टू सूट द लोकल इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट को ऐसे सूट करते हैं कि लोकल इन्वायरमेंट जो है वो सूट हो जाए। एंड प्रेजेंट द प्रोडिक्शन एंड ऑप्शन टू डिसीजन मेकर, ऑप्शन होता है डिसीजन मेकर के पास कि प्रोजेक्ट को कैसे किया जाना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है 1986 के एक्ट से है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो EIA बहुत ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी मेजर कर पाना बहुत ज़रूरी है। देखो ग्रेविटी डैम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वैसे ही रॉक फिल डैम कुछ आपको ऐसा दिखेगा। कंक्रीट फेस ऊपर से कंक्रीट हो बहुत पतला और अंदर में क्या हो, रॉक हो, तो ऊपर ये कंक्रीट अगर टूट गया तो रॉक पूरा बाहर आ जाएगा, है ना। तो इससे फायदा नहीं होगा। ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैम नहीं होता। पूरा कंक्रीट का अगर डैम होगा तो ज़्यादा अच्छा ग्रेविटी डैम बनेगा। सेकंड पढ़ते हैं फंडिंग मिसमैच इन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में एक अलग ही फेनोमेना देखने के लिए सामने आ रही है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो तो हो रहा है, बट डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। बैंक्स हैं, बैंक्स का काम क्या है, बैंक्स आपसे पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। और पैसा लेके आगे लोन पे देंगे, लोन पे देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट में बैंक्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट डिपॉजिट कम हो रहा है। क्रेडिट मतलब बैंक का फायदा तो क्रेडिट से ही है ना। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया तो बैंक 12% 15% पे लोन देगी उनको, बट कहीं से 4% 6% में तो पैसे आना भी तो चाहिए, तो बीच में इनका अपना मार्जिन बचेगा बैंक्स का। तो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है बट डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, यही फंडिंग मिसमैच बैंक्स में दिखाई दे रहा है। करंट ग्रोथ रेट, रिसेंट डेटा फ्रॉम RBI एज ऑफ July 26 shows a notable gap between deposit and credit growth in the banking sector. डिपॉजिट ग्रोथ जो है 10.6% का है, क्रेडिट ग्रोथ 13.7 का है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हैज रिमेन्ड अबाउट 80% सिंस सितंबर। क्रेडिट टू डिपॉजिट है ना, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 80% के आसपास दिख रहा है। सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस दिख रहा है दोनों मैट्रिक्स के बीच में। बैंक्स का रिलायंस क्या है, तो अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं आया है ना डिपॉजिट से, तो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराओगे करेंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, तो ऑलमोस्ट आपको 4% के आसपास का बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इसके अलावा अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराओगे, टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, तो 6% के आसपास का बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। लेकिन आप बैंक में पैसा जमा करा ही नहीं रहे हो, है ना, तो बैंक निकालती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लो जिसमें बैंक आपको 8% इंटरेस्ट भी पे कर सकती है। तो उसमें आप क्या करोगे, आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लिया और वो पैसा बाद बैंक आगे लोन की तरह दे सकती है। टू ब्रिज द फंडिंग गैप्स बैंक हैव इंक्रीजिंगली टर्न टू issuing certificate of deposit. So far in the current financial year, certificate of deposit worth Rs 3.4 lakh crore have been issued. पिछले साल 1.89 लाख करोड़ का ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया गया था। लिक्विडिटी को लेकर कंसर्न है, ऐसा RBI गवर्नर बोल रहे हैं। लिक्विडिटी मतलब पैसा, है ना, लिक्विड पैसा। हैज एक्सप्रेस कंसर्न दैट दिस ग्रोइंग रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट कुड एक्सपोज द बैंकिंग सिस्टम टू स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिस्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बैंक में स्ट्रक्चरली लिक्विडिटी का रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ये डिपॉजिटर जो है वो शॉर्ट टर्म है और नॉन रिटेल डिपॉजिटर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक तरह का इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट दैट पेज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन मनी हेल्ड फॉर एन अग्रीड अपॉन पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का रेट यूजुअली क्या होगा, सेविंग अकाउंट से हायर होगा, बट इसमें कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है, विड्रॉ की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई अर्ली विड्रॉ करता है तो उस पर क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। तो ऐसे बैंक्स यहाँ से पैसा अर्न कर लेती हैं। इम्पैक्ट ऑन बैंक्स मार्जिन, बैंक्स के मार्जिन पे धीरे धीरे इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि बैंक्स को फायदा कब होता है, बैंक्स को फायदा तब होता है जब आप लोन लो। लोन लोगे तो ठीक है, क्रेडिट बोलते हैं उसको, लेकिन वो पैसा आना चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, हम लोग सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जमा करते हैं, उसको बोलते हैं कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। धीरे धीरे कासा में लोग पैसा जमा कम कर रहे हैं, है ना। लोग फिक्स डिपॉजिट में भले ही कर रहे हैं, उसके अलावा लोग म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ों में पैसा जमा कर रहे हैं, जिससे ये मिसमैच दिख रहा है। सेक्टर वाइड ट्रेंड, दिस ट्रेंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम लो कॉस्ट डिपॉजिट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों में ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है।
Alternate investment fund. The funding challenge for banks are partly attributed to household finding more lucrative investment option outside traditional bank deposit, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह. However, economists from Bank of Baroda noted that the direct relationship between mutual fund inflow and bank deposit is not entirely clear. Direct deposit अभी तक clear नहीं है, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपर्ट ऐसा क्लेम करते हैं. Currency circulation and market intervention. Changes in currency in circulation and intervention in the currency market may also contribute to deposit credit growth. ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है डिपॉजिट और क्रेडिट के ग्रोथ के गैप के ऊपर, है ना. कितना करेंसी सर्कुलेशन में है, कितना वापस से डिपॉजिट हो गया. पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस एंड फ्यूचर आउटलुक. competition for deposit. A higher credit to deposit ratio would lead to increased competition among banks for depositor. अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा, डिपॉजिट कम होगा, तो बैंक्स में एक तरह से कंपटीशन ज़्यादा होगा, हो जाएगा कि सब अपने अपने यहाँ डिपॉजिट करवाएं पैसे का. सम बैंक्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग स्पेशल डिपॉजिट स्कीम. कुछ बैंक ने स्पेशल डिपॉजिट स्कीम निकाला है कि उनके यहाँ डिपॉजिट ज़्यादा हो, ज़्यादा वो फंड को अट्रैक्ट कर पाए. इससे उनका फंडिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है, तो मार्जिन उनका क्या हो गया है, कम हो गया. क्रेडिट अलाइनमेंट विथ डिपॉजिट ग्रोथ. एज क्रेडिट ऑफटेक मॉडरेट्स, as noted in CareEdge rating report, banking might begin aligning their credit expansion more closely with their deposit growth to making risk effectively. जिस तरह से डिपॉजिट हो रहा है उसी तरह से उनको क्रेडिट देना चाहिए, ये केयर एज रेटिंग्स बताता है. केयर एज रेटिंग क्या है? प्रोवाइड रेटिंग फॉर वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, सबके लिए रेटिंग केयर एज रेटिंग देता है. तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे. पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू. जय हिंद.